सर, आज किस मकसद से आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पे कालाकोट में और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद है वो है कि कालाकोट की इस टाइम सब काम रुके हुए हैं डेवलपमेंट के और लोगों को बहुत परेशानी आ रही है। जैसे कि आपको पता है इस टाइम बरसातों का वक्त चल रहा है तो यहाँ पे बहुत दिक्कतें आ रही है, जिस वजह से आज मैंने एज ए वाइस यूथ प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस की होने की वजह से आज मैंने यहाँ कालाकोट के लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और रूबरू होना चाहता हूँ मैं हर इंसान से जो यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। सर, अभी सारी मीडिया का आप देखें कि सब ग्राउंड लेवल पर जो हैं जा रहे हैं। श्री न्यूज़ हो गया, जेके फर्स्ट है, शिफ्ट टाइम है, नॉर्थ लाइन है। लोगों के घर जो बरसात के मौसम में गिरे हैं, लेकिन कोई भी अभी तक मदद जो है वो उन लोगों तक नहीं पहुंची। सबसे पहले तो मैं इसमें आप सबका, जितने मीडिया के लोग हैं जो लोगों के घर घर तक जा रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं कालाकोट की कि लोगों को दिक्कत कहाँ आ रही है। एक तो लोगों के जो मकान गिर रहे हैं उनको बड़ी दिक्कत आ रही है, उनको कोई पेमेंट नहीं मिल रही, उनको कोई मौके पे कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही। इसमें मेरी डीसी साहब से और जो जितने उनसे अफसर है, एडीसी साहब और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट होगी कि इन गरीब लोगों को देखा जाए और जो केसेस ये आपके जो माध्यम से जो पता चले सब जेन्युइन केस है और इस चीज़ में इन लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए। सर, एक मसला वो आप कहें पूरे डिस्ट्रिक्ट रजौरी का भी है, पुंछ का भी है, आप कहें पूरे जम्मू कश्मीर का, वो मसला है टोल प्लाज़ा का। ये सवाल पहले भी उठे हैं और आप देखें कि ये एक बहुत ही गरमाया हुआ मसला है। कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी 1 to 1 हो, जिस पे अगर किसी भी नेता से बात करें तो ये मसला ज़रूर उठता है। और इस वक्त आपको पता भी होगा, न्यूज़ में ये भी है कि अखनूर का टोल प्लाज़े का जो है वो निशानदेही कर दी गई है और अखनूर में भी टोल प्लाज़ा जो है वो सेट कर रहे हैं। लेकिन जो ग्राउंड पे रोड्स की हालत है, पिछले दिनों जो पानी आप देखें बारिश हुई उसके बाद जो पानी किस कदर रोड पे था, इतना आपको नालियों में या कैनाल्स में पानी नहीं था, इतना रोड पे था। लेकिन इस तरह टोल प्लाजा लगाना, ये पैसा जो है, इस पे आप क्या रखते हैं कि ये क्यों ये लोगों को इस तरह से हरास कर रहे हैं? पहली बात तो यहाँ पे टोल प्लाजा लगाना मुश्किल चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे लोग इतने अमीर नहीं है कि जब उनको जम्मू आना होगा और वो टोल नहीं दे सकते। मैं अखनूर की बात करूंगा पहले कि अखनूर में अगर टोल प्लाजा लगेगा तो लोगों को दिक्कत आएगी। आगे कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग बड़े गरीब है, डिस्ट्रिक्ट रजौरी के लोग इतने अमीर नहीं है कि वो रास्ते में जब आएंगे तो वो टोल दे पाए। दूसरी बात, हाल ही में आपने स्पीच सुनी होगी रविंद्र रैना जी की। उन्होंने बोला था कि मैं टोल जब यहाँ कठुआ का टोल लगा था तो उन्होंने बोला था कि मैं जड़ से टोल उठा के फेंक दूंगा। उसके बाद वो बेचारे जब उनका सीएम आएगा तो एक तरफ सीएम शपथ लेगा, दूसरी तरफ जो है वो टोल उखड़ेगा। तो उन्होंने ये चीज बोली, मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि आप हुकूमत में आके ही काम करेंगे, आज क्यों नहीं कर सकते? आज भी तो सेंटर में आपकी हुकूमत है, अगर वो करना चाहते तो आज भी कर सकते। क्यों वो वेट कर रहे हैं उस कुर्सी में बैठने का? क्या वो सियासत की लालच करते हैं इस टाइम कि वो कुर्सी में बैठेंगे तब गरीब लोगों का काम करेंगे? उनका फर्ज बनता है कि आज टोल प्लाजा हटाए, उसके बाद लोगों से वोट मांगे उस चीज पे कि मैंने टोल प्लाजा उठाया, रविंद्र रैना स्टेट प्रेसिडेंट ने टोल प्लाजा उठाया। ये सियासत जम्मू कश्मीर में नहीं चलेगी, लोगों को गुमराह करने की सियासत। और वो मजाक करते हैं लोगों के साथ, वो कहते हैं कि जब मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, जब चीफ मिनिस्टर नहीं, उन्होंने बोला था जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो मैं टोल प्लाजा यहां से उठा दूंगा। अगर आज भी तो गवर्नमेंट इनकी ही है सेंटर में, क्यों नहीं वो टोल प्लाजा उठा सकते? और दूसरी बात, जो अखनूर का टोल प्लाजा, हम उसके सख्त खिलाफ है। अखनूर में टोल प्लाजा नहीं लगना चाहिए। कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी और डिस्ट्रिक्ट रजौरी पुंछ के लोग फाइनेंशियली इतने नहीं साउंड है कि वो टोल दे पाए अखनूर का। जब भी उनको जम्मू तक जाना पड़े वो टोल नहीं दे सकते। आपको पता है कि यहाँ पे कितने केसेस आते हैं, जो हमारी बहनें और हमारी माताएं जब बीमार होती है तो उनको जम्मू जीएमसी शिफ्ट करते हैं किसी गाड़ी में, जब कोई अपनी पर्सनल गाड़ी में लेके जाता है, वो तो उनको होती ही प्रॉब्लम है, दिक्कत आती है। उसके बाद उनको रास्ते में टोल देना पड़ेगा, तो वो एक बहुत बड़ा एक डिजास्टर है लोगों के लिए, वो बड़ा मुश्किल है। ऊपर से हम आज यूटी में फॉल कर रहे हैं, तो यूटी में तो वैसे भी टोल होते ही नहीं है ज़्यादा। सर, रविंद्र रैना साहब की बात हुई है तो पिछले दिनों उनका दौरा था कालाकोट में। उनके दौरे में उन्होंने एक स्पीच में ये चीज़ कही कि शेख अब्दुल्ला जी के टाइम पर ठाकर ज्ञान सिंह जी को 9 महीने जेल में रखा और वहाँ पर उन्हें मेडिसिन तक जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती थी। ये चीज़ मैंने भी सुनी थी, क्योंकि उस वक्त मैं कालाकोट में नहीं था, पर मुझे वीडियो वायरल हुई थी तो मैंने सुनी उस बात को। और मुझे पहले हैरानी हुई कि आप एक पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हो के जो इंसान इस यहाँ पे है ही, उस पर आप झूठा इल्जाम लगाए। ठाकर ज्ञान सिंह, मैं आपके माध्यम से मीडिया क्लियर करना चाहता हूँ, ठाकर ज्ञान सिंह कभी जेल गई ही नहीं है। ये झूठी बात है। 9 महीने तो दूर की बात, गया ही नहीं। उसके बाद उस इंसान की आप इतने पूरे जो जहाँ के वो रहने वाले थे वहां जाके आप उनकी बोलते हैं कि उनको मेडिसिन प्रोवाइड नहीं हुई।
कालाकोट में ठाकर ज्ञान सिंह जी का नाम अभी भी कायम है और आने वाले वक्त में भी कायम रहेगा। जो लोग सियासी रोटियां बनाने के लिए ठाकर ज्ञान सिंह जी का नाम बदनाम करना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ है। और मैं आपके माध्यम से रविंद्र रैना जी को एक चेतावनी देना चाहता हूं और एक मैसेज देना चाहता हूं कि आज उस दिन आपने ठाकर ज्ञान सिंह जी का नाम ले लिया। आज के बाद आप ठाकर ज्ञान सिंह जी का नाम सियासी नाम ना मत लीजिए और झूठा नाम मत लीजिए। ठाकर ज्ञान सिंह जी 9 महीने जेल में नहीं गए, वो 1 महीना जेल में कभी नहीं गए। वो तो लोगों की मदद करते थे, उनको कौन जेल में डालेगा। और दूसरी बात उन्होंने बोला शेख साहब ने उनको जेल में भेजा। ठाकर ज्ञान सिंह जी की और शेख साहब की दोस्ती थी। और जो मेरे वालिद थे वो यूथ कांग्रेस में थे 1978 में। और 1978 में मेरे जो ग्रैंडफादर थे, जो ठाकर ज्ञान सिंह जी थे, उन्होंने मेरे वालिद को नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कराई थी 1981 में। तो रविंद्र रैना जी क्या बात करते हैं, इनको पता ही नहीं होता जो बातें वो करते हैं। दूसरी बात मैं आपको एक चीज बताऊंगा, शेख साहब और ठाकर ज्ञान सिंह जी की बड़ी दोस्ती थी और दोस्ती की वजह से यशपाल सिंह जी को नेशनल कॉन्फ्रेंस ठाकर ज्ञान सिंह जी ने ज्वाइन कराई थी। और तब से लेके आज तक, जब तक उनका देहांत हुआ है 2010 तक, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे हैं। और 2 बार मेरे वालिद साहब कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए बने और वो भी नेशनल ठाकर ज्ञान सिंह जी की देन की वजह से बने और उनके ब्लेसिंग की वजह से बने। तो रविंद्र रैना जी, सियासी रोटियां, मैं आपको आपके माध्यम से सियासी रोटी करने के लिए किसी बुजुर्ग, जिस इंसान का जोड़ी पुंछ में नाम है, उसका नाम नहीं लेना चाहिए। हमने नाम नहीं लिया कि उनका नाम नहीं लेना चाहिए। और नाम लेते हो, कुछ अच्छी चीज बोले उनके बारे में, आप झूठी बात बोलते हैं कि उनको जेल में रखा गया। उस टाइम तो मैं आपके माध्यम से कहता, मेरे ख्याल से रविंद्र रैना जी तो पैदा भी नहीं हुए थे जिस टाइम की ये बात कर रहे हैं कि उनको जेल में रखा गया। वो पैदा भी नहीं हुए थे। उनकी आपके माध्यम से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, उनको बोलो इतिहास पढ़े, पहले इतिहास पढ़े। ऐसे मत बुटकियां मारा करे, बुटकियां मारते हैं कि जो दिल में आता बोल देते हैं। यार चीज देखो, ये इमोशन है हमारा, हम लोगों को इमोशन से उन्होंने खेला है। क्योंकि कालाकोट के काफी लोगों को उनकी ये चीज बुरी लगी कि आपने ठाकर ज्ञान सिंह जी, जो आज यहाँ नहीं है, ऊपर वाला उनको स्वर्ग में जगह दे, वहां पे है वो बैठे, आप उनका नाम यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एक सियासी वोट के लिए। और वहां लोग सुन रहे हैं मीटिंग में और तालियां बजा रहे हैं। मैं तो उन लोगों को भी बोलना चाहता हूँ जो सुन रहे थे और वहां तालियां बजा रहे थे। कोई अपने वालिद मैं अपने ग्रैंडफादर का नाम गलत चीज में नहीं सुनूंगा। और मैं रविंद्र रैना जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के बाद कालाकोट आए, आप लोगों की डेवलपमेंट करें, लोगों का काम करें, तब लोग आपको वोट डालेंगे, आपकी पार्टी को वोट डालेंगे। पर हमारे बुजुर्गों का नाम ऐसे एक्सप्लॉइट मत करें। और अगली बार हम इस चीज को हम बड़े गुस्से से लेंगे और लोग इस चीज पे बहुत गुस्सा है रविंद्र रैना जी से। सर आपने बात की कि रविंद्र रैना साहब बोल जाते हैं कई बार, क्योंकि वो खुद भी एक बार इंटरव्यू में बोला था कि मेरे मुंह से निकल जाता है कई बार, तो फिर वो मीडिया में आ जाता है। एक बात उनकी एक फिर चर्चा में है, वो है जब जेके मीडिया, आप कहें कि एक मीडिया हमारे पर्सन ने उनसे बात की कि सर ये मसला है यहाँ का, और उन्होंने कहा कि ये जो हैं ये लोकल मसले हैं, आपने मुझ पे इससे बात नहीं करनी, आपने मेरे से नेशनल और इंटरनेशनल मसले पे बात करनी। क्या पता, हो सकता है वो अगले दावेदार हो प्राइम मिनिस्टर के लिए भी, तभी वो कहते हैं कि लोकल मसले नहीं करते। घर अपना संभाला जा नहीं रहा, आप आए पूरे हिंदुस्तान की सियासत करने। पहले जम्मू कश्मीर को देखें जहाँ के आप रहने वाले हैं, फिर आप सेंटर की बातें करें। मुझे तो खतरा लग रहा है कि रविंद्र रैना जी अगली बार मोदी साहब को ना कंपटीशन दे, जिस हिसाब से ये बातें कर रहे हैं। और उनको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक स्टेट प्रेसिडेंट है, आप सोच समझ के बोला करें। आपका एक छवि है, आपका नाम है पार्टी में, आप स्टेट प्रेसिडेंट है, आप सोच समझ के बोला करें। ऐसे थोड़ी बोलना होता है कि मेरे से आप लोकल बातें ना करें। मैं कालाकोट में बैठूं, अगर मेरे से लोग, यहाँ की लोग आवाम पूछेगी कि कालाकोट के मसाइल, मैं बोलूंगा मुझसे अब किश्तवाड़ की बात करें। ये मुझे लगता नहीं ये कुछ जायज बात है। और मुझे लगता है जो लोग मुझे सुन रहे होंगे वो भी सोचेंगे कि ये रविंद्र रैना जी किसी टाइम गलत बात करते हैं। उनको बोलो सेंटर की पॉलिटिक्स सेंटर में छोड़ो, हमें पहले स्टेट चाहिए, हमें अपने स्टेट को देखना है, जम्मू कश्मीर को, और अपने लोगों को देखना है। यहाँ के लोग गरीब है। अब सेंटर की लीडरी करनी थी तो एमपी इलेक्शन लड़े ना, एमपी बन के आप पार्लियामेंट में जाते, अब एमएलए क्यों निशाना से लड़े थे। सर ये तो थी, लेकिन अब जो जर्नल मसले हैं, आप कालाकोट में हम आते हैं। कालाकोट में सर, कालाकोट को छोड़ा पूरे डिस्ट्रिक्ट रजौरी में देखें, सिर्फ कालाकोट की अगर बात की जाए तो 200 से ऊपर जो हैंडपम्प हैं वो ख़राब पड़े। पहले तो चलो कोरोना वायरस था, कोई आ नहीं सकता था, लेकिन उसके बाद भी सर 8-9 महीने, आप बाकी छोड़े, मेन मार्केट कालाकोट में जो हैंडपम्प है अड्डे पे, सर वो अभी तक ठीक नहीं हुआ, जहाँ पर इतनी सारी इस वक्त पब्लिक जो आती है और पानी के लिए सर दर फिर। सर हम खुद अभी कालाकोट में बैठे हैं मेन बस स्टैंड में, मुझे पता है कि लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है यहाँ पे पानी की, क्योंकि हैंडपम्प कालाकोट प्रॉपर का, गाँव की मैं बात नहीं भी कर रहा, प्रॉपर कालाकोट का हैंडपम्प खराब है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की टोटली फेलियर है। मैं बार बार आपके माध्यम से क्यों बोलता हूँ कि यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए जो काम करे। आज
ये हैंडपंप खराब है, कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करता हूं, तो इसके लिए कौन बोलेगा? अगर यहाँ पे लोकल रिप्रेजेंटेटिव हो इन लोगों का तो वो जाके एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेगा। आज डीसी एडीसी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, मैं आपको बार बार बात बोल रहा हूँ, तभी लोगों को दिक्कत आ रही है। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है वो इस तरह इनिशिएटिव ले नहीं सकते क्योंकि वो यहाँ के है नहीं। देखो, दिल में दर्द उसको ही होता है जो वहां का रहने वाला हो। मैं कालाकोट का रहने वाला हूँ, मुझे कालाकोट के लोगों के साथ दर्द है। वो एक नेचुरल बात होती है, बंदे को होता है। जब बंदा ही यहाँ का रहने वाला नहीं तो उसको कहां से दर्द होगा? तो मैं आपको यही चीज बार बार बोलता हूँ आपके माध्यम से। आप बार बार एक सवाल पूछते हैं और मैं बार बार एक ही जवाब देता हूँ कि आप इलेक्शन क्यों नहीं कराते? आपको किस चीज का डर है? अगर आपने भारतीय जनता पार्टी वालों ने लोगों का काम किया है तो आप चुनाव कराए, और चुनाव में जिन लोगों को लोग उठा के लाएंगे तो वही हुकूमत बनाएगा ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हुकूमत कोई भी बना लेगा। जो जीत के आगे जिसकी सीटें ज्यादा हुई वो हुकूमत बनाएगा। तो आप चुनाव क्यों नहीं कराते? आप किस चीज से डरते हैं? तो अब मैं आपको बार बार बताऊंगा हैंडपंप की दिक्कत क्यों है। क्योंकि ऊपर अफसर जो है वो इनको वो यहाँ के है ही नहीं, उनको लेना देना ही नहीं कालाकोट के लोगों से। यहाँ महीना 2-2 महीने हैंडपंप को कोई देख ही नहीं रहा, कालाकोट बाजार का कोई नहीं देख रहा। सियासत तो सब कर रहे हैं, यहाँ पे आके लीडरी कर रहे हैं, पर लोगों की दिक्कत पे कौन खेल रहा है? अब चुनाव 2 साल के बाद होते हैं, साल के बाद होते हैं। जिसको एमएलए ऊपर वाले मेरे बाबा शादर शरीफ ने जिसने बनाना होगा वो अच्छा ही काम करे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। पर आज कौन काम करेगा ये बताए? हम लोग तो हमेशा लड़ते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हम हमेशा कालाकोट की जनता के लिए स्टैंड लेती है और अभी भी आते टाइम भी लेते रहे कि मैंने 50 फोन किए हैंडपंपों के लिए, पर लोग सुनते ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन सुनने को तैयार नहीं है। तो ये जल्द से जल्द मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा आप हैंडपंप इसके ठीक करवाएं। आगे आपको पता है कि आगे मुश्किल हो रही है लोगों को पानी में। मैं कालाकोट बाजार की बात, गाँव दूर लोग हैं जहाँ माए बहनें अपने पानी लेके जाती है, 2-2 किलोमीटर दूर जाती है, उनको पानी की फैसिलिटी नहीं मिल रही। तो आप जल्द से जल्द इसको देखें। अगर नहीं करेंगे तो जल्दी जब ये माहौल ठीक होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात में प्रोटेस्ट करेगी इस बात के लिए। सर एक मसला, अभी मसले तो बड़े सारे हैं लेकिन जो मेन मसले लोगों को मेन जो आप कहें कि बेसिक मसले हैं सर, इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉब्लम है वो आपको पता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रजौरी हो गया, पुंछ हो गया, ये ऐसे इलाके हैं काफ़ी दूर दराज पहाड़ी इलाके हैं और इलेक्ट्रिसिटी की जो है सर पूरी तरह वहाँ पे पहुँचती नहीं है। ऊपर से सर कहें तो कैरोसिन भी बंद करके रखा हुआ है। खुद आप हमने जब जांच की तो जो एलपीजी है उसकी कनेक्शन हैं 70% कनेक्शन है, 30% कनेक्शन नहीं है। और 70% जो कनेक्शन है उनमें से भी सिर्फ 50% जो है वो भरपाई है। माने कि आप 35% सिर्फ भरपाई हो रही है। और लोगों को इस किधर की दिक्कत है कि अगर आप लोगों के बीच जाएं तो उनकी जो आप सुन नहीं पाएंगे कि वो आपको क्या क्या सुनाएंगे और किस दिक्कतों का सामना करने पड़ रहा है उनको। मुझे पता है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी का रहने वाला हूँ, सेल्सियो मेरी पंचायत है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मुझे हर इंसान की दिक्कत का पता है, पर ये जो लोग बैठे हुए ये सुनना ही नहीं चाहते। मुझे भी पता है कि हर इंसान के पास आज 600-700 रुपए सिलेंडर बनवाने के लिए पैसा नहीं है कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में कि वो अपने घर का सिलेंडर बनवा पाए। और कैरोसिन ऑयल बंद कर दिया इन लोगों ने। कम से कम कैरोसिन ऑयल से जो गरीब लोग थे वो अपनी लकड़ियां जलाते थे या कुछ करते थे, अपनी 2 वक्त की रोटी बनाते थे। अभी टाइम लगेगा कि हर घर तक सिलेंडर पहुंचने में। अभी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ा पहाड़ी इलाका है, दूर दराज एरिया है, ये जम्मू वालों को कैसे पता चलेगा? आए देखे, बड़ी मुश्किल है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं, सिलेंडर जैसे आपने बोला कनेक्शन तो लोगों तक ये है, पर 3-3 महीने लोग सिलेंडर ही नहीं बढ़ा सकते। ऐसी बात नहीं है कि कोई बढ़वाना नहीं चाहता, पैसे नहीं, गरीबी है बड़ी, और लोगों को अभी टाइम लगेगा अवेयरनेस लाने में, अभी टाइम लगेगा कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में अवेयरनेस लाने का। तो मैं आपके माध्यम से एक चीज और बताऊंगा। दूसरा, ट्रांसफार्मर सड़ते हैं तो महीना कोई ध्यान नहीं देता यहाँ पे, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा, यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है लोगों का, कोई एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। मैं कहता हूं, सब लोग बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी मुमकिन सेंटर में है। कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी का जब भी भला करेगा वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव करेगा, लोकल इंसान करेगा, जो विदाउट कोई लालच के लोगों का काम करेगा। हमारे टाइम भी हमारी भी हुकूमत रही है, मेरे वालिद भी यहाँ से एमएलए रहे हैं। 24 घंटे में ट्रांसफार्मर हम चेंज करवाते थे अपने वक्त में, मेरे वालिद साहब 24 घंटे में। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप पता करवा सकते हैं उस टाइम। आज एक महीना किसी को यकीन ही नहीं है। ये सियासी रोटियां कर रहे हैं बीजेपी व भारतीय जनता पार्टी वाले। क्यों नहीं यहाँ पे देखा जाता? सेंटर में हुकूमत तो इनकी है ना, आज तो हुकूमत इनकी है, हमारी हुकूमत तो नहीं है ना। आज ना स्टेट में हमारी हुकूमत, ना सेंटर में हमारी जान पहचान, आज इनकी हुकूमत है। ये काम करे ना जनाब, करे।
कि लोगों का काम करे, लोगों के ट्रांसफार्मर ठीक करे और उसके बाद लोगों से वोट मांगे। हम तो नहीं मना करते हैं, जिसको वोट देना होगा उन्होंने वोट देना है। मैं खाली आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कालाकोट के जितने लीडर हैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप पहले लोगों का काम करें, उसके बाद चुनाव में लोगों से वोट मांगे। अगर आपने लोगों के काम किए होंगे, लोग जरूर वोट देंगे आपको, क्यों नहीं देंगे वोट। ठाकुर यशपाल सिंह साहब के काम अभी भी बोलते हैं कालाकोट में, आज 6 साल के बाद भी। जो 2014 तक उन्होंने काम छोड़ के गए थे, आप पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा करो, काम वहीं रुके हुए हैं। रोड जहां तक बना के गए थे, रोड वही है। हैंडपंप जहां तक देके गए थे वही है, बिजली के ट्रांसफार्मर तक दिए थे वही है, पानी की स्कीमें वही है, हाई सेकेंडरी अपडेट वही है, स्कूल की फैसिलिटी वही है। तहसीलें ठाकुर यशपाल सिंह साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस मेरे लीडर उमर अब्दुल्ला साहब के टाइम की तहसीलें हैं यहाँ पे। इन्होंने बताओ सिंगल काम क्या किया, आप आज बताओ। 3 साल तो ये भी हुकूमत में रहे और 2 साल में भी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे वो भी इनकी ही थे। जोगिंदर रैना जी ने खुद नहीं बोला था ये अपना ही है, आपने सुना होगा क्या बोला था उन्होंने कि ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है अपना ही है। तो अपना ही है तो काम तो कराओ लोगों के। अब निशारा चले जाए, इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाए, वहां काम नहीं है, लोग बहुत परेशान है। सुंदरबनी में कुछ नहीं है फैसिलिटी, लोग परेशान है। कालाकोट की तो ऐसी कंडीशन है कि मैं आपको बता नहीं सकता आपके माध्यम से कि मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ ये चीज़ सुन के कि कालाकोट में इतनी दिक्कत आ रही है। रोड्स की सर बात हुई है, अभी पिछले दिनों एमपी साहब और उनके साथ बड़े सारे जो एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और लीडर्स भी थे, वो आए, उन्होंने धर्मसाल रोड का इनॉग्रेशन किया। जी जी जी, मैंने भी देखा था कुछ दिन पहले। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ पूछूंगा, एमपी साहब तो पहले 4 महीने नजर नहीं आए कोरोना वायरस के टाइम में, जब लोगों की उनकी जरूरत थी। राजौरी डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने वोट दिया उनको, 4 महीने तो वो नजर नहीं आए। चलो नहीं आए, हमने बोला चलो हम गरीब लोग हैं, हमारे लिए क्यों आएंगे एमपी साहब। उस दिन मैंने देखा कि धर्मसाल की रोड की वो इनॉग्रेशन करने आए थे और पूरी कालाकोट की बीजेपी की टीम गई थी। अगर आप भी मीडिया, ये रोड ठाकुर यशपाल सिंह साहब के टाइम की दी गई रोड है प्रोजेक्ट में, और उस टाइम की बनी है। उस टाइम की रोड जब उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस टाइम ठाकुर यशपाल सिंह साहब ने ये रोड की सेंटर से उस टाइम करवाई थी। ये उस टाइम की रोड है। अब मेरी बात सुनिए जनाब, इनॉग्रेशन फिता कोई भी काटे, लोग उसको ही याद रखता है जो रोड लाता है। फिते काटने से और बोर्ड लगाने से रोड नहीं बनती। आप पूरी कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा करें जनाब, आपकी मीडिया हर जगह जाती है। क्या ठाकुर यशपाल सिंह साहब ने कहीं भी अपने बोर्ड लगवाए जहां जहां रोडें बनाई है? कहीं नहीं लगाई, क्योंकि हम काम करने में यकीन करते, काम दिखाने में यकीन नहीं करते। नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही करैक्टर रहा है, तभी लोग इनको पसंद करते हैं। हम काम करने में यकीन करते हैं, हम काम दिखाने में यकीन नहीं करते। और दूसरी बात, जो इनॉग्रेशन उन्होंने की वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन की रोड की चलो कर दी, अच्छी बात है, बोर्ड अपना लगा के। जो वादा इन्होंने नौजवान साथियों से किया था कालाकोट के कि अगर मैं एमपी फिर से बन के आऊंगा, मैं श्योर से कालाकोट रोड बनाऊंगा, बनी? आज तक बनी? अगली बार तो मुझे लगता है इनको एमपी बनने का भी मौका नहीं मिलेगा यहाँ से, तो फिर कब बनाएंगे ये? 2020 तो हो गई। इन्होंने वादा किया था 3 साल पहले जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुई थी, तब वादा किया था लोगों से। अगर आप देखिए पुरानी की बातें, तो जब नौजवान साथियों से ने यहाँ पे कालाकोट के, नौजवान साथियों से इस बात बारे में बात करें, उन्होंने वादा किया था कि मैं एमपी बन के आऊंगा, मैं कालाकोट से रोड बनाऊंगा। वो रोड तो बनाई नहीं गई। किसी की बनाई हुई रोडों को फित्ते काटो, तो हमें ऐसे लीडर नहीं चाहिए कालाकोट में। सर उसके बाद मसला है, अभी भरमंडल पंचायत का टूर किया गया जो कि मीडिया की तरफ से, वहाँ पे जिस तरह से आप बताया गया कि जो घर टूटे हैं, उसमें एक वीडियो में आपने सुना होगा कि एक मसला जो है, आप कहें कि एक आरोप लगाया गया था कि मकान जो हैं 2-2, 3-3 साल से जियो टैग हुई है, लेकिन मकान दिए नहीं गए। और जब मकान की फ़ाइल बनती है, पूरी ओके होती है, उसके बाद उस पर साइन करने के लिए कुछ अधिकारी बोलते हैं आप इतनी रिश्वत दें तो फिर आपकी साइन होंगे। बिल्कुल जायज़ बात है, बिल्कुल सही है। 10-10 हज़ार रुपये लोगों से मांगा जाता है, डिमांड की जाती है। ये हमारा फेलियर है ना सर, इसमें गरीब लोगों की क्या गलती है? जब यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, जो लोकल लीडर हैं, वही मिले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो क्या करें इसमें? मुझे पता है जियो टैग करने के लिए 10-10 हज़ार रुपये डिमांड की जाती है। क्यों की जाती है? किस चीज़ की की जाती है? मैं तो आपसे के माध्यम से करूंगा कि इंक्वायरी होनी चाहिए इस बात में, विजिलेंस केस होना चाहिए ऐसे लोगों के और ऐसे अफसरों के खिलाफ पे। और ये चीज मैं बताऊंगा जियो टैग कैसे किया जा रहा है। जो गरीब इंसान है उसका मकान नहीं मिल रहा, अमीर इंसान को जियो टैग में डाला जा रहा है। विजिलेंस इंक्वायरी करे। आप माध्यम, आपकी मीडिया इतनी स्ट्रांग है कालाकोट की, डिस्ट्रिक्ट राजौरी की, आप इस चीज की आवाज उठाए। हम आपके साथ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ है इसके, और मेरी पार्टी इस चीज के साथ है। जो भी चीज गरीब हक लोगों के हक के लिए बात की जाएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस
और लोकल कालाकोट की नेशनल कॉन्फ्रेंस की टीम पीछे नहीं हटेगी उसके इन्वेस्टिगेशन के। मैं आपके माध्यम से डीसी साहब को बोलूंगा इसकी इन्वेस्टिगेशन कराया जाए, जब विजिलेंस में बात डाली जाए। क्यों नहीं डाली जाती विजिलेंस में? क्यों हर एक मकान के 10-10 हजार की रिश्वत दी जाए? आप मुझे बताएं, क्या पैसा इनका है? ये गवर्नमेंट का पैसा है और गवर्नमेंट का पैसा गरीब लोगों तक पहुंचना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितनी भी यहाँ की जोड़ी पुंछ जम्मू की मीडिया से इस बात पे सवाल जरूर उठाना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज पे बात उठाना है, क्योंकि गरीब लोगों के हक की बात के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी पीछे नहीं हटेगी। सर, डेली वेजर्स की जो है, आप कहें कि डेली वेजर्स को आप जानते हैं कितनी दिक्कतें आ रही हैं, उनको जो है उनका भत्ता नहीं दिया जा रहा और डेली वेजर्स ने स्ट्राइक भी किया, सब कुछ है, लेकिन उनका अभी तक कोई ऐसा जो है मसला हल नहीं हुआ। 9 महीने 10 महीने, कुछ डेली वेजर्स ऐसे हैं जिनको आप कहें कि 2-2 साल हो गए उनको जो है वो उनकी पे नहीं मिल रही। मैं डेली वेजर्स की आपसे बात करें, कोरोना वायरस से पहले डेली वेजर लोगों ने स्ट्राइक की थी, मैं उनके साथ बैठा था स्ट्राइक में, आपने देखा होगा उस टाइम में लोगों के स्ट्राइक में बैठा था। फिर इनको एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 या 3 महीने की तनख्वाह डाली थी उस टाइम, ठीक है, पर इनका परमानेंट फैसला कोई नहीं किया। जो लोग परमानेंट डिजर्व करते हैं उनको परमानेंट किया जाए, ठीक है। और जो लोग हैं इनको, मैं आपकी, अगर आप इस चीज की आप इन्वेस्टिगेशन करें, 9 महीने से लोगों को तनख्वाह नहीं पड़ी अभी तक अकाउंट में। मुझे एक चीज का सवाल पूछे डीसी साहब ने से बात की, मैं एक चीज पूछूं, जी अपने घर के अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? आपसे एक सवाल है, आपकी मीडिया से एक सवाल है, कैसे पालेंगे? इनकी कोई तनख्वाह कोई 50,000 नहीं है, इनकी तनख्वाह है 6 से 7 हजार के बीच में। ये अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? ये अपने बच्चों की स्कूल की फीसें कैसे देंगे? ये अपने घर का सौदा कैसे लाएंगे? आप मुझे बताएं ना। जब हर इंसान को दिक्कत है तो इन लोगों का बेचारों की क्या मुश्किलात नहीं है? मैं इन लोगों के साथ हूँ, डेली वेजर लोगों के साथ, और नेशनल कॉन्फ्रेंस इनके लिए स्टैंड लेती है इस चीज के लिए, और मैं इनके साथ प्रोटेस्ट में बैठा था। और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इन लोगों को तनख्वाह डाली जाए और बाद में इनका परमानेंट चीज निकाली जाए, और जो लोग परमानेंट डिजर्व करते हैं उनको परमानेंट किया जाए। और ये लोग सब, आपको चीज पता होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम सब लोग लगे हुए हैं जी। और ये बात आप जानते होंगे कि एक जो इंटरव्यू हुआ था उसमें रविंदर रैना साहब जी से सवाल भी किया गया था कि ये जो आरोप है इस वक्त बीजेपी के एक लीडर ने, उन्होंने कहा कि ये जितने भी डेली वेजर्स लगे हैं ये एनसी के टाइम पे लगे हैं और ये उनके हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सच है। ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में इन लोगों की नौकरियां लगाई थी, उस टाइम लोग लगे थे, हमने लोग लगाए। कम से कम आज इनको तनख्वाहें तो दो, आप तनख्वाही क्यों नहीं दे रहे? ये तो बिल्कुल सही बात है। तो लोग लगे ही थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरी रियासत में नौकरियां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगाई है हर इंसान की, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो। मैं अपनी कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा, 6,000 मुलाजिम लगा हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में। आप चेक करें 12 साल के टाइम में, जब एमएलए साहब ठाकुर यशपाल सिंह साहब यहाँ के एमएलए थे। इसमें कोई गलत दो राय तो है ही नहीं इसमें। पर आप क्या कर रहे हैं? रविंद्र रैना जी क्या कर रहे हैं? इनकी भी तो हुकूमत रही है यहाँ पे बीजेपी की, और सेंट्रल में तो सब इनका बोलबाला है। और जो कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर आता है ये कहता है अपना आदमी है। प्रभा अपना आदमी तो है रविंद्र रैना जी, हाथ गरीब लोगों के हाथ देख लो, हैं? कालाकोट के लोगों के साथ सियासत मत खेलो, उनका काम करो। अगर आप काम करोगे तो लोग, कालाकोट के लोग बड़े दिलदार है, आपको खूब जोली भर के वोट डालेंगे। पर अगर आप कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का काम नहीं करोगे तो ये उतने ही गुस्से वाले हैं कालाकोट के लोग। आपको एक सिंगल वोट कालाकोट से नहीं मिलेगा गरीब इंसान का, जिनका आज मजाक बना रहे हैं। सर, एक आपने पिछले दिन देखी होगी, एक स्ट्राइक हुई थी ख्वास के लोगों की तरफ, जहां पर ख्वास के सारे सरपंच पंची सब ने इकट्ठे होके, लेडीज, उनकी जेन्युइन डिमांड थी, एक थी मोगला टू ख्वास रोड, पट्टी नाले का ब्रिज, और कोटरंका से जो ख्वास रोड बनी है उस पर जो पैसा खर्च हुआ है उसकी डिटेल दी जाए, क्योंकि वो अमाउंट बहुत बड़ा था। बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है। ख्वास के लोग जब भी डिमांड करते हैं जेन्युइन डिमांड करते हैं, क्योंकि उनको दिक्कत है। मुझे पता है, मैं ख्वास जाता रहता हूँ, वहाँ लोग हैं, हमारी पार्टी के लोग भी हैं वहाँ दिक्कत है। वहाँ को जो आप पुल की बात करें, बड़ी दिक्कत आती है। पट्टी नाला जब बारिश आती है तो इतना पानी हो जाता है, गाड़ी का निकलना मुश्किल है, मुझे पता है। हाँ मुश्किल है, वो जेन्युइन डिमांड है और उनकी डिमांड पूरी होनी चाहिए। और जो रोड के लिए वो कहते हैं कि उनकी पेमेंट की इन्वेस्टिगेशन की जाए, जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी पता चला है कि जितना पैसा उस रोड पे खर्च हुआ उतना लगा नहीं है, तो होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन। जो जायज डिमांड है उसके नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा जायज लोग और गरीबों के हक के लिए लड़ती आई और आगे भी लड़ती रहेगी। और हम बिना किसी लालच के, हम गरीब आवाम, कालाकोट की गरीब आवाम के लिए काम करते रहेंगे और हमें किसी का डर नहीं।
क्योंकि हमने तो किसी से रिश्वत ना पहले ली ना किसी से लेनी। हम लोगों के हम नौकर हैं, हम लीडर नहीं है। मैं आपके माध्यम से बताऊं क्लियर, हम लोगों के नौकर हैं। हमें ऊपर वाले ने एक चीज दी है, हमें सुहाग दिया है, और मैं ऊपर वाले का रोज सुबह उठ के शुक्रिया अदा करता हूं कि हम कालाकोट या अपने डिस्ट्रिक्ट रजौरी की लोगों की सेवा करने का हमें मौका दिया है, और हम इस चीज में बहुत खुश है। हमारी पार्टी खुश है, मेरे साथी खुश है सारे। एक आखिरी सवाल सर आपसे, 370 का मसला जो है पहले तो जम्मू कश्मीर में ही इसने आप कहें कि आग पकड़ी हुई थी, लेकिन अब बाहर वाली स्टेटों से भी 370 वापस लगाए जाने का जो है, जो 370 के हक में मार्च निकाले जा रहे हैं और आप कहें कि एक किस्म से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आपने देखा होगा पंजाब से मोहाली में जो है वो प्रोटेस्ट निकाला गया। देखो जी, 370 और 335 से हटाना ही बहुत बड़ी गलती थी उस टाइम। इसकी चीज बाद में पता चली, आज इनको लोगों को पता नहीं चलेगा। इन्होंने ये हटाया, इसकी लड़ाई तो हमारे लड़ रहे हैं, ठीक है। पंजाब में भी प्रोटेस्ट हुआ इस बात में, आपने देखा। आपने कभी देखा है कि किसी स्टेट को यूटी बनते हुए, किसी स्टेट को यूटी बनते हुए? मैंने तो जब से मैं पैदा हुआ मैंने तो यूटी से स्टेट बनते हुए देखा। स्टेट से यूटी कभी नहीं बनी। इट्स ए ब्लंडर। आपको इंग्लिश में वर्ड होगा ब्लंडर। भारतीय जनता पार्टी ने एक ब्लंडर किया है जम्मू के डोगरों के साथ। जम्मू के डोगरों की उन्होंने दिल से खेला है। आप खुद मुझे बताएं, आप भी जगह जगह लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, क्या कोई बंदा इस चीज के फेवर में है कि हम यूटी डिजर्व करते हैं? और यूटी बनाने के बाद यूटी के कानून ही नहीं लागू होते। देखो, ये तो मजाक है स्टेट हमारे साथ। मतलब अगर जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया उन्होंने, यूटी के कानून कोई लागू नहीं करते। इसमें क्या क्या कानून होते हैं, आप उसके पूरे बायोडाटा आप निकाल सकते हैं यूटी की, वो तो लागू हुए ही नहीं। हम स्टेट में थे, हमें यूटी बना दिया। ये तो आपने हमारे साथ ब्लंडर किया। और मैं आपको एक चीज आपके माध्यम से, इस चीज का जवाब जम्मू कश्मीर के डोगरे और जम्मू कश्मीर की आवाम भारतीय जनता पार्टी को जरूर जवाब देगी। और आपने देखा होगा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सल्तनत में सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई है इस चीज के लिए, और स्टेट हुड वो मांगते हैं, और ये हमारी जायज डिमांड है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं रहा। उन्होंने तो कुछ कर देते रातों रात, और सुबह हमें पता चलता कि हमारे साथ ब्लंडर हो गया, ठीक है। तो वो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा लोगों के हक के लिए लड़ती रही है और लड़ती रहेगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो सारी पार्टियों की मीटिंग की थी, उसमें ये चीज है कि हमें स्टेटहुड वापस चाहिए, और स्टेटहुड होने के बाद ही यहाँ पे चुनाव हो पाएगी प्रॉपर्ली। तो इस वजह से हमें स्टेटहुड हमको वापस देनी चाहिए। और दूसरी बात, ये क्या किया इन्होंने ब्लंडर? मैं आपसे आपके माध्यम से एक सवाल पूछूंगा। भारतीय जनता